तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग-अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्यकीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम, जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि बंगाल में ये कास्ट नेम है। तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी, जो हंसराज कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं हैं। उनके बच्चों के नाम में दिव्यकीर्ति लगा हुआ था, तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्यकीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्यकीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है। और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊँ अरे और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश शौक के थ्रू। तो जी। सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए वो नई-नई बातें निकल के आती हैं कि अच्छा नहीं उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी जैसे एक कोट था मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था क्योंकि अब ये मौका मिला है तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफ़वाहें हैं। लेकिन अफ़वाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा। आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया। आज फिर दे देता हूँ। हालाँकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है, तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, ना कि मैं उसको जवाब देके उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूँ? अगर उसकी कल्पनाएँ हैं, उसको मज़ा आ रहा है सोचने में और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूँ? लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आस-पास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था। मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था। 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें, तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है ज़हन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी जॉइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने जॉइनिंग 1 दिन लेट की थी। 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिज़ाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियाँ बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फ़ील हो रही थी ऑफ़िस काम करने में। तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिज़ाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही ज़िंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करें, दूसरी को जिएँगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैं क्यों उसको ढोता? तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फ़िलॉसफ़ी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी हैं। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है। और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है। क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फ़ायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ और मुझे इतना भी दुःख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हाँ, मैं होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुज़रे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन मैं गुज़ार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में, जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात ये है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहें तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूँगा ना। अब अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोज़गार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जाँच सीबीआई से करवा सकते हैं और इन 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 सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके ज़िम्मेदार हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है? आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज़ में चलाई थी हुँ। और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत ज़िंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज़ आया लाइफ़ का कि आप डिप्रेशन में आप सोचते थे नहीं जाएँगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो ज़ाहिर-सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। हुँ। तो वो बदलाव क्या रहे और मतलब क्यों मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लाइक यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज़ में जाते हैं, फेलियर आ रहा होता है लाइफ़ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज़ उनकी लाइफ़ में थोड़ा आता है। तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाएँ मतलब इस तरह की सिचुएशन से। हुँ। मैं डिप्रेशन में तो एग्ज़ैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा-सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्ज़ायटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज़ होती है, कुछ-कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियाँ देखी हैं और मुझे इस बात का
मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियाँ ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते, और अगर आपको सब कुछ ठीक-ठीक मिल गया ज़िंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएँगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियाँ दी, जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16 प्लस साल का है, और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, और मुझे अब लगता है कि अच्छा हुआ। मज़े की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, हम बड़ी-बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएँ, विफलताएँ वो सब भी चलती रहीं, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ, और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ। सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है, हँसी मज़ाक करना, जोक्स ट्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था, जैसा हमारे घरों के बड़े-बूढ़े दिया करते हैं, कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता ये सब, ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आप कुछ झेलते हैं, तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले बहुत बुरी-बुरी स्थितियाँ झेल चुका था, मुझे कभी एंग्ज़ायटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीज़ें ज़िंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक-ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है, और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया, वहाँ मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। तो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज़ मेरी ज़िंदगी में आया, मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के, कि जो भी डिस्कशंस हो आमने-सामने हों। उसमें सीधी-सी बात है, आलोचनाएँ भी खूब होती थी, और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ़ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था, कि इस तरह की हज़ारों आलोचनाएँ, हज़ारों संदेहों को, आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज़ का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूँ, झेलूँ, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा-सा एंग्ज़ियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होश-ओ-हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था। पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद सँभाला, उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं क्या-क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना, और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्ज़ायटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा, आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा, और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है, पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था, मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे-धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूँगा, तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूँगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फ़ेज़ लंबा चल गया, तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएँगे, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी लंबे विचार-विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है, उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो-हवास में अपना इस्तीफ़ा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूँ। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूँ करता रहूँगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफ़ा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूट गईं, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्ज़ायटी डिप्रेशन था, कि खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा, या इसके कुल मिला के टेकअवेज़ क्या हैं? पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफ़रत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मज़ाक बनाना सबसे आसान काम है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें, जो उनके बारे में लोग बनाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? डिप्रेशन हो जाएगा।
क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं हैं, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पर रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूँ, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है आप उड़ाते ना हो, पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है, वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है, तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊँ तो किसी से बात करवाता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है, और करने को इतनी चीज़ें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लें, आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालाँकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियाँ मुझे परेशान नहीं कर पाएँगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूँ अभी, कई ऐसे प्रपोज़ल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलके ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलके वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चल पाएँगे, चल तो जाएँगे ही। पर मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूँ कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊँगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कम मालूम, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएँ मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूँगा, उन प्रयासों की सफलताएँ तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूँगा, ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ सर इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है है। जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24 25 26 साल के आसपास है और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग इस तरीके के लोग हैं और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अपनी एंजाइटी के बारे में बातें करते हैं बर्नआउट के बारे में बात करते हैं तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए जो 24-25 साल के बच्चे हैं, उनमें से कुछ वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक वो है जिसको काम में इतना मज़ा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कहोलिक है तो वो शायद लाइफ़ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना है, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज़ वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में पर्पज़ है, तो आम तौर पे उसको एंग्जायटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कांसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने किताब का ज़िक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी